नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और देश का चुनाव आयोग, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक बार फिर से पोल खुल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना इकबाल तो दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी की पूरी मोदी सरकार को झटका तो दे दिया। सत्ता के बल पर कुछ भी कर गुजरने की इच्छा रखने वाले, मंशा रखने वाले, मंसूबा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को झटका तो दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि ज्ञानेश कुमार सिर्फ 8 दिन में पलट गए, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल दिया, उसका खुलासा हो गया है। बड़ी जानकारी लेकर हम आपके सामने आए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत अपने शानदार अंदाज में शिव जी करेंगे और एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। जी शिव जी। आखिर क्या जरूरत पड़ी जिस सॉफ्टवेयर को खराब बता दिया, कहा वो बरसों से खराब है, उसी सॉफ्टवेयर को प्रयोग करना क्या मजबूरी थी और क्या जरूरी था? 8 दिन पहले इकाई उसी सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे देश का 12 राज्यों का एसआईआर करा दिया। अरे आपने ना तो नियम, ना कानून, ना कोई ऑर्डर, मनमानी, घरमानी, जैसे चाहो जिसके काटो जिसके जोड़ो। क्या खेल है? क्या मुंह दिखाओगे जनता में? जिस सॉफ्टवेयर को आपने सबसे घटिया सॉफ्टवेयर बताया था, उस सॉफ्टवेयर से ही पूरा एसआईआर करा दिया। 2,89,00,000 वोट काट दिया उत्तर प्रदेश में, बंगाल में काट दिए, और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तो 1.5 लाख प्रत्येक विधानसभा पे कटे। अरे 30,000 का एवरेज बिहार में आया था, हलचल मच गई। यहां कटे 1.5 लाख वोट। अकेले सूबे की राजधानी लखनऊ में 12 लाख वोट कटे हैं। 9 विधानसभा हैं। 1,35,000 प्रत्येक विधानसभा पर एवरेज आ रहा है। 4.5 लाख नोएडा में कट गए 3 विधानसभाएं, 1.5 लाख वोट का एवरेज आ रहा है। गाजियाबाद में 8.5 लाख वोट कट गया। कहां से कटा और अब तक ये बना कैसे था? 11 वर्ष से आपकी सरकार है। ऐसा नहीं हो सकता इन 11 वर्षों में। और कितने घुसपैठिए सूची जारी की? यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है। ज्ञानेश कुमार अपना मुंह छिपाए, कभी अदालत की आड़ में, कभी सरकार की आड़ में, कभी एसआईआर की आड़ में, कभी चुनाव आयोग की आड़ में। कब तक छिपोगे? किसके पीछे छिपोगे? एक दिन जनता आपके चेहरे का नकाब खींच लेगी और आप अपना काला चेहरा लेके खड़े सामने नजर आओगे। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आज पूरा देश देख रहा है आपकी हरकत को। 2 जांबाज पत्रकारों ने आपके अंदर की कलई खोलकर लाकर सामने पटक दी है। कितने अधिकारियों से बात की? सारा विस्तृत ब्यौरा। कितने लोगों से बात की? सारा ब्यौरा। क्या जवाब है आपके पास? और आपने तो सर्वोच्च अदालत में कहा। अरे आम नागरिक से तो झूठ बोल रहे हो। अरे आपने तो सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है। तो इन राजनीतिक दलों की क्या विसात है? इनसे कितना झूठ बोल रहे हो? क्या होगा? कभी ऊपर वाले से डरे हो? अरे कम से कम ऊपर वाले का डर देख लेते क्या होगा। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, तो पढ़े लिखे लोग ऊपर वाले को तो भला बुरा मानते नहीं है। वो ये मानते हैं मैं पढ़ा हूं, मैंने डिग्री हासिल की है, मेरा कौन बिगाड़ लेगा, मेरा कौन उखाड़ लेगा क्या? ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने आज संकेत दे दिया है। 2 बड़े केसों में एक साथ फैसला। और अगर कहीं ले लिया सुमोटो संज्ञान कि भैया आपने तो कहा था ये सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ है, उसी सॉफ्टवेयर से खेल कर दिया पूरा। संतोष जी क्या खबर है पूरी? मैंने बहुत कुछ कह दिया है। देखिए बिल्कुल शिव जी, हमने 2 महीने पहले, मुझे लगता है कि करीब 54-55 दिन पहले इसको डिस्कस किया था। जब ये आया कि भाई फर्जी वोटर, तो हमने कहा था कि चुनाव आयोग के पास एक सॉफ्टवेयर है। जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में आप वोटर लिस्ट को डाल के सर्च करोगे, एक ही नाम के सारे वोटर आपके सामने आ जाएंगे। फादर नेम डालो, वो एक ही फादर नेम के सारे वोटर आपके सामने आ जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ डाल दो तो उसी डेट ऑफ बर्थ के सारे वोटर आ जाएंगे। और फिर एड्रेस भी डाल दो, उसी एड्रेस के सारे वोटर आ जाएंगे। मतलब कई तरीके थे आपके पास ये पता करने के लिए
नाम के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, जन्म तिथि के हिसाब से, पिता के नाम के हिसाब से, पते के हिसाब से, ये पता करने के लिए कि कितने वोटर आपके लिस्ट में नकली है, और फिर बड़े आराम से उनमें से आप नोटिस देते, पता कर लेते कितने असली है, कितने गलत है। ये सवाल फिर सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। जो याचिकाकर्ता जो चुनाव आयोग के रवैये और देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैये के खिलाफ बार-बार सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उन्होंने उठाया सुप्रीम अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में। अब चुनाव आयोग के वकील ने कह दिया कि नहीं जी, वो जो मशीन है उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह की खराबियां हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें सही तरीके से नतीजे नहीं आ रहे। जितना झोलझाल करना था वो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। चलिए मान लिया हम लोगों ने कि भैया अब आपने, चुनाव आयोग ने देश की सुप्रीम अदालत में बोल दिया है, जज साहब के सामने बोल दिया है, संविधान के संरक्षक की भूमिका रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के सामने बोल दिया है, तो सच ही बोल रहे होंगे। भैया राजनीतिक दलों को आप गच्चा देते हैं, नेताओं को आप गच्चा देते हैं, राहुल गांधी से आप शपथ पत्र मांगते हैं, अनुराग ठाकुर से मांगने की हिम्मत नहीं होती, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती, डर सबको लगता है। लेकिन चलिए, हमने माना कि सुप्रीम कोर्ट में तो आपने सही बोला होगा, लेकिन अब ये खबर आ रही है, आपने कहा डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वाली मशीन खराब है, लेकिन ये जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर चलाया, उसमें चुपके से इसको लागू कर दिया। क्या मंशा थी आपकी? और योगी आदित्यनाथ बहुत पहले से कह रहे हैं एसआईआर अभियान में गड़बड़ी हो रही है, बीजेपी का संगठन काम नहीं कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की चिंता थी कि संगठन उनको चुनाव हराने पर तुला हुआ है। अब देखिए, जितने वोटर आपने संख्या बताई, शहरी क्षेत्रों में मतदाता कट रहे हैं लाखों लाखों, और गांव क्षेत्र में जो मनरेगा का नाम बदल दिया है मोदी साहब ने, तो ग्रामीण क्षेत्र में तो वैसे ही भाजपा कमजोर थी और बंटाधार हो गया। शहरी क्षेत्र में सीट मिलना था, वो रही सही कसर जो है वो एसआईआर अभियान ने निकाल दिया। और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोट बैंक था, देखिए कुछ चीजें पर्दे के पीछे थी। योगी आदित्यनाथ पर जातिवाद होने के आरोप, कई तरह अपनी जाति को बढ़ावा देने के आरोप, लेकिन उसमें किंतु परंतु लगे थे। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी तो था नहीं। लेकिन जब से भैया ये पंकज चौधरी आए हैं, अब ये अमित शाह के आदमी, मोदी के आदमी, योगी के आदमी, ये योगी को फायदा पहुंचा रहे हैं या इनडायरेक्टली बीजेपी का बंटाधार कर रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और बकायदा अब तो सोशल मीडिया पर वो बकायदा हैशटैग चला रहे हैं, जो ट्वीट पे लिखते हैं ना, उसमें लिख रहे हैं यूपी विद पंकज चौधरी। अरे यूपी विद पंकज चौधरी या यूपी विद भारतीय जनता पार्टी? अब योगी साहब की सांसें फूल रही है। खैर, वो योगी साहब जाने उनकी सांसें फूल रही है तो फूल रही है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जरा वो एक खबर का एक स्क्रीनशॉट दिखाइए। वो स्क्रीनशॉट दो पत्रकारों ने सामने ला दिया। ये देखिए, ईसीआई पुल्स अ यू टर्न। अब इसको यू टर्न कह लीजिए, बदलना कह लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना कह लीजिए, रोल्स आउट एल्गोरिदम मिडवे इनटू एसआईआर विदाउट प्रोटोकॉल। यानी ये जो डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वाला जो मशीन है, इसको आपने इस सॉफ्टवेयर को एसआईआर अभियान में बिना प्रोटोकॉल के, बिना मैनुअल के और बिना रिटर्न इंस्ट्रक्शन के आपने इसको लागू कर दिया। और इसको लागू कर दिया, पहले आपने झूठ बोला, फिर इसको लागू कर दिया। और दो पत्रकार जो इसमें आपको दिख रहे होंगे, आयुषी कर एंड हर्षिता मनवानी, इन दो लोगों ने अपनी बहादुरी से, कुछ जो पत्रकार हैं वो रिपोर्टिंग की विधा को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि भैया ज्ञानेश कुमार साहब ने, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डुप्लीकेट वोटर पकड़ने वाले सॉफ्टवेयर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि खराब है। तो फिर एसआईआर अभियान के बीच में क्यों किया? यूपी में योगी बिदक रहे थे, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इनका खेला कर दिया, तमिलनाडु में डीएमके इनका खेला कर रहा है। तो क्या भाजपा फंसी इसलिए बीच में लागू किया गया? ये तमाम चीजें जानने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को शायद अपनी ताकत का एहसास हो गया है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल करे। और विस्तार से मैं जरा जानकारी बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया था कि उसका डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोषपूर्ण है और उसे 2023 के बाद इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन बीच में इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया के बीच में ही चुनाव आयोग ने इस सॉफ्टवेयर को फिर से सक्रिय कर दिया। और साथ ही इसमें और एक झोलझाल है शिव जी, जो जानना चाहिए हमारे दर्शकों को, कि आपने सॉफ्टवेयर तो सक्रिय कर दिया, आपने इसका इस्तेमाल तो कर दिया, लेकिन एक अज्ञात एल्गोरिदम भी लागू कर दिया जो मतदाताओं की मैपिंग करता है। ध्यान से सुनिएगा,
ये मतदाताओं की मैपिंग कैसे करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैपिंग करता है कि पिछले चुनावों में इसने किसको वोट दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैपिंग करता हो कि इस फला-फला बूथ में, एक बूथ होते हैं, उसमें 12-13 अलग-अलग जो क्रमांक संख्या जो होती है शिव जी, हर क्रमांक संख्या में ये पता कर पाना बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, अगर चुनाव आयोग चाहे, तो कितने वोट किसको गए। कहीं ये जो अज्ञात एल्गोरिदम जो लागू किया गया, अज्ञात एल्गोरिदम जो फंसाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पता करने के लिए फंसाया गया कि भैया कौन से बूथ से, कौन से क्रमांक से किस पार्टी को, उम्मीदवार को कितने वोट मिले ताकि वहां खेल किया जा सके। ये एक बड़ा जो है बहुत ही हैरत अंग्रेज चौंकाने वाला खुलासा है। और एक बात मैं और कहूंगा, अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि हमें इस बात का पता लगाना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए, हमें इस बात को समझना चाहिए। मैं खुद भी बड़ा चिंतित था शिव जी, बीएलओ की तरफ से लगातार फोन आ रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने हंसते हुए कहा कि अरे मतलब एक ही बार में क्यों नहीं बता देते हो कितना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी में और कई लोग थे, उनकी अलग अलग तरह की दिक्कतें थी। अब इन दो पत्रकारों ने सामने ला दिया कि भैया बीच में आपने वो मशीन एक्टिवेट कर दी, सॉफ्टवेयर, उसमें एक अननोन एल्गोरिदम डाल दिया और बीएलओ को पता ही नहीं था कि उन्हें करना क्या है, कैसे करना है। रोजाना नए नए इंस्ट्रक्शन, रोजाना नए नए आदेश, रोजाना नए नए तथ्य, और इन तथ्यों के साथ बीएलओ की जो टेंशन, बीएलओ की जो दिक्कत थी वो बढ़ती जा रही थी। हम इसको हटा सकते हैं शिव जी, मैं पूरा रिपोर्ट आपको बता देता हूं। इन दो पत्रकारों की रिपोर्ट क्या है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने इस मामले की जांच की, जिन दो पत्रकारों का मैंने नाम बताया, और उनकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट में जिस ईएसआई ने यह बताया था कि डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सटीकता बदलती रहती है और ये प्रभावी नहीं है, लेकिन आयोग ने मैनुअल तरीके से बीएलओ पर उस समय यह बताया कि हम तो बीएलओ पर निर्भर रहेंगे, बाद में बीएलओ को ही कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा मशीन खराब है, तो बीएलओ जो है वो घर घर जाकर इसका मुआयना करेगा, तस्दीक करेगा, उसके बाद एसआईआर अभियान में एक फाइनल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाई जाएगी। लेकिन नवंबर के अंत में एसआईआर के चौथे सप्ताह में इस सॉफ्टवेयर को फिर से चालू कर दिया गया। इसमें मैनुअल में बताई गई कड़ी ग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया को छोड़ दिया, यानी ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं की गई, और अब बीएलओ की जानकारी के आधार पर एंट्री को वेरीफाइड या अनकलेक्टेबल मार्क किया जा रहा है, बिना किसी लिखित आदेश के, यानी अधिकारियों के जरिए। और इसके अलावा एक दूसरा एल्गोरिथम जो मैंने बताया कि 2002 से 2004 की पुरानी मतदाता सूची से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम में, जैसे नाम में अंतर, उम्र में असंगति आदि को फ्लैग करता है। अब ये बड़ा दिलचस्प बता देता हूं मैं आपको। 2003 में जो वोटर लिस्ट बने शिव जी, या उस समय जो भी सरकारी कागज बनते थे, महिला को पुरुष और पुरुष को महिला दिखाना तो आम बात थी, नाम में परिवर्तन करना आम बात थी, पिता के नाम की जगह बाबा का नाम डाल देना, ये वोटर लिस्ट में आम बात थी। आप उस सॉफ्टवेयर से मैपिंग करोगे, यानी उन सबको आप बता दोगे कि भैया भारतीय नहीं हो, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। और दिसंबर 18 से 20 के आसपास उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीएलओ के ऐप पर ऐसी सूचियां आने लगी जब ड्राफ्ट मतदाता सूची की डेडलाइन नजदीक थी। हम और आप समझ रहे थे कि वो डेडलाइन, वो जो तारीख जो बढ़ाई जा रही थी, इसलिए बढ़ाई जा रही थी कि बीएलओ की मौत हो रही थी। यही बताया गया था ना हमें कि नहीं, प्रेशर बहुत ज्यादा है तो प्रेशर कम करने के लिए। भाई साहब, अब पता लगा कि खेल तो दूसरा कर रहे थे। वो अलग अलग जो सॉफ्टवेयर से अननोन मैपिंग प्रोसेस से माप रहे थे, और बार बार बीएलओ को बताया जा रहा था कि नहीं, अब इस तरीके से काम करो, इसके नाम को काटो, इस तरीके से काम करो। और इन दो पत्रकारों ने बाकायदा कई जिला अधिकारियों से भी बात की, जो जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर काम करते हैं, जिसमें से एक ने इनको बताया कि एसआईआर के हर दिन बीएलओ ऐप पर नए टेक प्रोटोकॉल और सूचियां आ रही थी। इससे लगता है कि एल्गोरिदम चलाते समय चुनाव आयोग की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। और एक अन्य अधिकारी ने इनको बताया कि डुप्लीकेट मामलों को बीएलओ जैसा ठीक समझे हल कर रहे हैं, बिना किसी फील्ड वेरिफिकेशन या मतदाताओं के नोटिस के। और बता दूं कि एसआईआर में अब तक 11 राज्यों में 86,46,000, दोबारा बता देता हूं सर जी,
86,46,000 लोग जो है वो अनमैप्ड चिन्हित हो चुके हैं और 3.7 करोड़ नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिए गए हैं। इन पत्रकारों ने, इन रिपोर्टरों ने चुनाव आयोग से प्रोटोकॉल की कॉपी मांगी, चुनाव आयोग से जवाब मांगा, एल्गोरिदम क्यों इस्तेमाल किया गया ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला गया ये पूछा, तमाम चीजें पूछी गई, लेकिन ज्ञानेश कुमार साहब को जवाब देने की आदत तो है नहीं शिव जी। और जवाब तो तब देंगे ना जब मन में चोर नहीं छिपा होगा, जवाब तो तब देंगे ना जब चोरी नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा मखौल चुनावी प्रक्रिया के साथ तो राजीव कुमार ने उड़ाया, ज्ञानेश कुमार ने उड़ाया और अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने एक तरह से धत्ता बता दिया। सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया भैया जो मन में आएगा वो आपको बताएंगे, आप मान भी लोगे, करना तो हमें वही है जो हम करना चाहें। ऐसे चलेगा कब तक संतोष जी? आप कुछ भी कर दोगे। इस देश में कानून नहीं है, इस देश में संविधान नहीं है, नियम नहीं है, बैठक नहीं है, ऑर्डर की कोई बुक नहीं है, कोई पत्रांक नहीं चढ़ता, कोई पेपर वर्क नहीं होता। व्हाट्सएप मैसेज से जब एसआईआर शुरू हो सकती है तो ये तो बहुत छोटी बात है। कहां आपने बात कर दी कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो टर्न ले लिया? क्या टर्न ले लिया साहेब? और ये मैं थोड़ी कहता हूं, उन्हीं के साथ के एक उन्हीं के साथी ने तो बताया कि एक व्हाट्सएप संदेश आया और एसआईआर आपने करा दी। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या वो समझे? अदालत से हम लोग डरते हैं, हम लोग टिप्पणी करते समय भी डरते हैं, हम अदालत का सम्मान करते हैं। क्या इस पर उन पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होगा कि जिस सॉफ्टवेयर को आपने घटिया बताया उसी से करा दिया मैपिंग? क्या होगा संतोष जी? मेरा आपसे ही सवाल है, क्या होगा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट? शिव जी, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अगर हो सकता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर अदालत की अवमानना का मामला चल पाता तो शायद ज्ञानेश कुमार ऐसा नहीं करते। हमें कभी-कभी इन बातों को मानना पड़ेगा। राहुल गांधी जो कहते हैं उनको समझना पड़ेगा। आपने आनन-फानन में चुनाव आयुक्त की शक्तियां और अधिकारों को लेकर कानून में संशोधन कर दिया। अब आपने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों को संरक्षण दे दिया है कि वो कुछ भी कर लें। वो कुछ भी कर ले लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती शिव जी। इस देश में ऐसा संरक्षण तो आज तक प्रधानमंत्री के पद को भी नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी साहब भी कुर्सी से हट जाएंगे तो नरेंद्र मोदी साहब पर भी उनकी गड़बड़ियों के लिए मामला चलाया जा सकता है। याद कर लीजिए, एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। प्रधानमंत्री के पद से रिटायर हुए तो एक जिला अदालत के जज ने, 30 हजारी का जो जिला न्यायालय है, जिला अदालत के जज ने उनको अदालत में बुला लिया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है, पता नहीं प्रधानमंत्री रहते हुए आखिरी टाइम में या शायद प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद, लेकिन बुला जरूर लिया था। तो इस देश में प्रधानमंत्री को भी इतनी सुरक्षा नहीं मिली हुई है, लेकिन चुनाव आयुक्त को साहब की सरकार ने सुरक्षा दे दी है कि भैया चाहे राजीव कुमार हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, चाहे आने वाले कोई भी ज्ञानेश कुमार हो, जब तक आप भाजपा की बात मानते रहेंगे, जब तक आप भाजपा के एजेंडे पे काम करते रहेंगे, तो हमने ये कानून बना दिया। अब इस कानून के तहत आपको कोई छू नहीं सकता, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको कोई सजा नहीं दे सकता, आप जो मर्जी चाहे करते रहिए। राहुल गांधी इसी की तो धमकी दे रहे हैं कि सरकार बदलेगी तो इस कानून को बदला जाएगा और इस कानून को पिछली तारीख से लागू किया जाएगा, यानी 2014, 15, 16, 17, 18 जब भी वो चाहे उन तारीख से लागू किया जाएगा। यानी उसके बाद जितने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जितने देश के चुनाव आयुक्त रहे, उनके खिलाफ जांच होगी, कार्रवाई की जाएगी। अब वो कैसे जांच करवाएंगे, कौन जांच करेंगे, वो तो आगे की बात है, लेकिन फिलहाल तो ज्ञानेश कुमार बॉस है, सबके बॉस है। सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्रवाई कर पाएगा? सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं, और अगर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने की सोचेगा तो निश्चित तौर पर उन्हें एक साहसिक फैसला लेने वाले जज के रूप में जाना जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कानून पास हो चुका है, कानून लागू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्त को इतना ज्यादा अधिकार देने वाले कानून की संवैधानिकता, वैधानिकता को कोई सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक खारिज नहीं किया। इसका मतलब अभी तक वो कानून वैलिड है। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को खारिज करना होगा, उसके बाद देश के मुख्य चुनाव आयुक्त पर अदालत की अवमानना का मामला चलाना पड़ेगा। लेकिन सवाल वही है जो मेरे मन में भी है, अपने दर्शकों से भी पूछूंगा, भैया आप ही बता दो, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा? और एक बात और बता दूं शिव जी, आज 2 फैसले हुए हैं, अरावली वाले मामले पर, कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर। आपको लगता है कि जज साहब की अंतरात्मा जाग गई होगी? माफ कीजिएगा,
या तो जुडिशरी ने अपनी साख बचाने के लिए फैसला किया है या जुडिशरी को अपने अधिकारों का भान हो गया है। अरावली वाले मसले में जब पहले फैसला दिया गया तब आपको पता नहीं था कि ये कौन सा लॉजिक है कि 100 मीटर उससे ऊंचा होगा तो ही पहाड़ होगा। अब मान लीजिए कल को भाई कह दिया जाए कि जो 6 फुट से ऊंचे होंगे वही आदमी माने जाएंगे। सोशल मीडिया पे मीम चला था उस समय, क्या सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आया? लेकिन जब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान छिड़ गया और लगा सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं ये मामला बैकफायर करेगा, ये अदालत की जज की बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत कम ऐसे मामले हुए होंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने पुराने फैसले को पलटा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, जब लोग शांत हो जाएंगे, जब आंदोलन ठहर जाएगा, जब सड़कों पर निकलने वाले लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब एक बार फिर से पिछले दरवाजे से इस फैसले को लागू कर दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जज साहब क्या कहते रहते थे, एक गड़बड़ी दिखा दो पूरी एसआईआर रद्द कर देंगे। फिर क्या कहा, एक ऐसा व्यक्ति लाके डाल दे दो, हमें दिखा दो जिसको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया हो, हम पूरा का पूरा एसआईआर रद्द कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी एसआईआर रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे के बीच में चुनाव भी हो गया बिहार में, रिजल्ट भी आ गए, सरकार भी बन गया और चुनाव आयुक्त इतने मदमस्त हो गए कि उसको एसआईआर को वो देश के 12 राज्यों यानी 9 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करवा दिया। ये वही तो है, क्योंकि आपको यकीन हो गया है कि कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। अब देखेंगे कौन किसके खिलाफ एक्शन लेता है, विचार करेंगे कब तक होती है कार्यवाही। जब लोग लड़ने भिड़ने पर आमादा हो जाते हो, सांसद विधायक भिड़ जाते हो, बैठकें हो जाती हो, उस पर सवाल खड़े हो जाते हो और एसआईआर पर कोई नहीं बोलेगा, देखना पड़ेगा। और जब संसद के सामने सवाल उठा एसआईआर को लेकर, यानी इसका मतलब एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बना था। संसद में 10 घंटे बहस हुई कि नहीं हुई? सबने इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल गए चुनाव आयुक्त महोदय। तो क्या इस सब पर राजनीतिक दलों को क्या सच्चाई बताई होगी, ये आम जनमानस समझे। क्या इस देश में ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं? क्या इस देश में सबसे साफ सुथरी चुनावी व्यवस्था हो रही है या फिर मजाक बना दिया है, या ऑटोक्रेसी हो रही है? मैं बड़ा घटिया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ये ऑटोक्रेसी हो रही है। लोगों को समझना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक एक वोट इस प्रतीक्षा में कि मेरे वोट द्वारा दिया गया मत मेरी सरकार चुनकर लाया है या मेरे मत का दुरुपयोग हुआ है। अगर ये तय हो गया, और इस पर आपकी राय क्या है, मैं इस वीडियो में जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि मेरे साथ आपकी राय क्या है। क्या इस देश में चुनाव पारदर्शिता ईमानदारी से हो पा रहे हैं? हमें जरूर लिख भेजिए, हमें आपकी प्रतीक्षा रहेगी। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।